हेलो दोस्तों, मैं नीरज आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने मौलिक अधिकार के विषय में बड़ा विस्तृत अध्ययन किया है। हमारा आज का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉर स्टेट पॉलिसी। ये सीरीज़ जो है दो भाग में आएगी। पहले में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में बचे हुए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? डीपीएसपी का अर्थ क्या है, कहाँ से लिए गए हैं और इनकी आवश्यकता क्या है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मैं पहले बता चुका हूँ आप सबको कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक भाग 4 के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा के विषय में बताता है। और अनुच्छेद 12 के अनुसार, अब अनुच्छेद 12 में मैंने आप लोगों को राज्य की परिभाषा बताई थी, जिसके अंतर्गत मैंने बड़ी ही सिंपल तरीके से राज्य की परिभाषा का अध्ययन किया था। बताया था कि वे सभी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी हुई हैं राज्य के अंतर्गत आती हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्य की अवधारणा कहाँ से आई है? मोंटेविडियो कन्वेंशन 1939 से आई है। और मोंटेविडियो किसकी राजधानी है? उरुग्वे की राजधानी है। अगर आपको ये पुराने चैप्टर आपने नहीं देखे हैं, पुरानी सीरीज के जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल की आरडीएस हॉटस्पॉट और पॉलिटी डालिए, उसमें आपको पूरी पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें मैंने बिल्कुल बेस से शुरुआत से पॉलिटी की चर्चा की है। ठीक है, तो पुराने टॉपिक ज़रूर देखें। चलिए, तो राज्य की परिभाषा क्या बताई है? वे सभी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार से जुड़ी हुई हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, स्थानीय स्वशासन, राज्य के सभी अधिकारी, पदाधिकारी और केंद्र के सभी पदाधिकारी, अधिकारी सभी शामिल होते हैं। ठीक है, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो पहली बात है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार एक संकुचित अवधारणा है जो एक राज्य की सीमा के अंदर बंधे हुए हैं, जबकि मानव अधिकार क्या है? किसी देश की सीमा के अंदर बंधे हुए नहीं हैं। और अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये किसी भी राज्य में या किसी भी पंचायत में या किसी भी क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे क्या हो, हमें सभी प्रकार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। दूसरा है, ये बाध्य योग्य नहीं है, मतलब राज्य चाहे तो इन्हें मान भी सकता है और ना चाहे तो इन्हें नहीं भी मान सकता है, अर्थात बाध्य योग्य नहीं है। न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। जब ये बाध्य योग्य नहीं है तो सीधा सीधा अर्थ है कि इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि मौलिक अधिकारों के हनन के लिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, इसका जो है भारत शासन अधिनियम, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और उसी में निर्देशों के उपकरण के रूप में डीपीएसपी बनी थी। उसमें कौन सा भाग दिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 में निर्देशों को उपकरण करके एक पार्ट दिया है, जिसमें क्या है, डीपीएसपी बनाए गए थे। और इसका मूल भाग कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कि सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, खाना, पोषण, आहार सभी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जाए, प्रसूति सहायताएं उपलब्ध कराई जाएं, वृक्षों की सुरक्षा की जाए, इमारतों की सुरक्षा की जाए, हर चीज़ जो है व्यवस्थित ढंग से हो। यही चर्चा करता है कौन? नीति निर्देशक तत्व, अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आर्थिक प्रजातंत्र, अर्थात आर्थिक रूप से कोई गरीब ना हो। इस विषय की चर्चा भी कौन करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व चर्चा करता है। लेकिन ये बाध्य योग्य नहीं है, अर्थात राज्य चाहे तो इन्हें मान सकता है और ना चाहे तो ज़रूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये बाध्य योग्य नहीं है, राज्य इन्हें लागू करेगी
तो केंद्र सरकार ने ये पूरी चीज़ें किसे प्रदान कर दी हैं? राज्य को दे दी गई हैं कि आप जितना चाहें उतने अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के लागू कर सकते हैं, ताकि क्या है, लोगों का कल्याण हो सके। तो ये राज्य पर पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। इसीलिए तो कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ना कि केंद्र के। राज्य नीतियां बनाते समय इन तथ्यों का ध्यान करेगा। अनुच्छेद 37 क्या करता है? 3 चीज़ें कहता है कि बाध्य योग नहीं है, राज्य सरकार इन्हें लागू करेगी और राज्य नीतियां बनाते समय इन तथ्यों पर ध्यान देगी। अब इसका अर्थ क्या है? राज्य नीतियां बनाते समय जैसे सड़क परियोजना है, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना है 2010-11 में हुई है, मुख्यमंत्री की जो सड़क योजना चालू हुई है, उसके अंतर्गत ये ध्यान दिया जाएगा कि अधिक से अधिक वृक्ष न काटे जाएं। तो ये अधिक से अधिक वृक्ष न काटे जाएं, तो वृक्षों की सुरक्षा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। तो सीधा इसका अर्थ किससे जोड़ दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों से, कि राज्य नीतियां बनाते समय इन तथ्यों का ध्यान देगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 28 की चर्चा करते हैं, 38 की चर्चा करते हैं। किसकी? अनुच्छेद 38 की। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जा सके। अब सीधा क्या क्या है नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाएगा। जब भी कोई नीति बनाई जाएगी राज्य के द्वारा, तो उससे ये हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि उससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को क्षति न पहुँचे, अर्थात किसी के सामाजिक हितों को हानि न पहुँचे, किसी को आर्थिक रूप से हानि न पहुँचे और किसी के राजनीतिक अधिकारों पर भी कोई हानि न पहुँचे, अर्थात वोट देने का अधिकार भी किसी का बाधित न हो। तो ये सभी न्याय किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। लोक कल्याण की बात भी अनुच्छेद 38 में की गई है। लोक कल्याण की बात कैसे? राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अब इसका सीधा अर्थ स्त्री पुरुष से भी आप ले सकते हैं कि राज्य आय की असमानताओं को किस प्रकार कम करेगा। आप लोग जानते हैं कि जो लेबर होती है, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनमें स्त्री और पुरुषों की मजदूरी में अभी भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगर 400 रुपये 300 रुपये पुरुष की मजदूरी है तो 250 रुपये स्त्री की मजदूरी होती है। तो ये आय की असमानताओं को दर्शाता है, किसी भी कंपनी में हो। तो ये सभी अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य को ये ध्यान देना होगा कि इससे क्या होगा, इससे आपको आर्थिक न्याय प्राप्त किया जा सके, अर्थात आर्थिक रूप से आपको आय की असमानताओं को कम किया जाए। राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, जिससे स्त्री पुरुष दूसरे वर्ग भी हैं, जैसे दलित वर्ग हैं, उनकी आय में अगर कोई अंतर होता है तो उनमें क्या किया जाएगा? कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 39। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 39 में चलते हैं। तो अनुच्छेद 39 जो है बड़ा ही विस्तृत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंदिरा गांधी के समय कहा गया था कि यदि अनुच्छेद 14 और 19 अर्थात मौलिक अधिकारों का मतभेद नीति निर्देशक तत्वों से होता है, खासकर अनुच्छेद 39 और 39A से होता है, तो इस समय नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा हावी होंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 39 में प्रमुख रूप से 6 बातें कही गई हैं। कितनी बातें कही गई हैं? 6 बातें कही गई हैं। तो पहली बात है, जो राज्य सभी स्त्री व पुरुषों को आजीविका प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। तो राज्य का ये कर्तव्य बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है, और सभी को रोजगार की समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 16 में भी यही कहा गया है कि रोजगार के अवसरों की समानता, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं किया। उसमें भेदभाव की बात की गई है, लेकिन यहाँ बात की गई है कि सभी को रोजगार, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनका खाना, दाना, पानी सही ढंग से चल सके। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में है, तो राज्य इन्हें मानने के लिए बाध्य भी है और बाध्य नहीं है। इसी वजह से देख रहे हैं आप कि जनसंख्या वृद्धि के इस समय पर, जनसंख्या विस्फोट के इस समय पर क्या है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सीधा इसका अर्थ है, अगर ये बाध्य योग होता तो राज्य क्या करती? रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराती। योजनाएं तो बनाई जा रही हैं, योजनाएं सिर्फ नाम के लिए बनाई जा रही हैं। क्यों योजनाएं? क्योंकि ये बाध्य योग नहीं है। आप इसके लिए कहाँ नहीं जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते। अगर ये बाध्य योग होते तो सीधा इसका अर्थ था कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बाध्यता आ जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य मानवीय संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे मानव का कल्याण हो।
मानवीय संसाधन की बात, जैसे शिक्षा की सुविधाएं, प्रशिक्षण की सुविधाएं, जैसे आपको रोजगार के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जा रही है, चिकित्सा सुविधाएं। मानवीय संसाधन का सीधा सीधा अर्थ है क्या, जो आपकी सरकार, राज्य सरकार के द्वारा आपको जो चीज़ें, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित शिक्षा, कंप्यूटरी शिक्षा, ये सभी। तो इन सभी संसाधनों का आवंटन मतलब वितरण इस प्रकार करेगा जिससे मानव का कल्याण हो। अर्थात एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, एक ही जगह पर सब कुछ अगर एक ही व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये नियम बनाए जाते हैं तो सभी का वितरण समान रूप से किया जाएगा, अर्थात सभी को समान रूप से मानवीय संसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे चलते हैं, इसमें तीसरी बात क्या कही गई है, राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे उसका केंद्रीकरण ना हो। यहाँ केंद्रीकरण और आर्थिक संसाधनों का अर्थ समझना है। आर्थिक संसाधनों का अर्थ क्या है, आर्थिक संसाधन है जैसे कि सरकार के द्वारा आपको आवास योजना के द्वारा जो पैसा उपलब्ध हो रहा है, वृद्धा पेंशन के रूप में जो पैसा उपलब्ध कराया है, जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस विषय पर इसमें कहा गया है कि जो आपको पैसे सरकार के द्वारा सुविधाएं मिल रही हैं, पैसे रूपी आर्थिक संसाधनों रूपी सुविधाएं, गैस सिलेंडर मिल रहा है, ये आर्थिक संसाधन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उनका केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति गरीब है आर्थिक रूप से, उसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ये राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन बाध्य योग नहीं है। ये बात जरूर याद रखेंगे, अगर बाध्य योग होते तो क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के बाएं हाथ का खेल होता। चलिए आगे चलते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन। अर्थात मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 23 बताया था, जिसमें क्या कहा था, बेगार प्रथा पर रोक। अर्थात किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप ऑटो पर बैठते हैं या किसी भी चीज़, किसी से कोई सुविधा लेते हैं और उसमें वापसी में आप क्या करते हैं, उससे उतना पैसा नहीं देते जितना के लिए नियम बनाया गया है। तो ये इसके लिए क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी बात की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दी जानी चाहिए। फिर आगे चलते हैं, पांचवी बात क्या कही है, राज्य स्त्री और पुरुषों को वह काम नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। अब मैंने आप लोगों को दूसरी चीज़ बताई थी कि बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया था अनुच्छेद 24 में कि बच्चों को बाल श्रम पर रोक लगाई जाएगी, अर्थात कारखानों में, पटाखों के स्थलों पर, खदानों में काम नहीं कराया जाएगा। तो अनुच्छेद जो मैंने आप लोगों को बताया था 24, तो उसके अंतर्गत तो ये क्या है, बाध्य है, राज्य सरकार को ये मानना होगा। लेकिन यहाँ कहा क्या गया है, पाँचवीं बात कही गई है कि राज्य स्त्री और पुरुषों को काम नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, तो ये बाध्य योग नहीं है। अर्थात अगर स्त्रियों को रात में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सभी सुविधाएं कौन प्रदान करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रदान करते हैं, जो राज्य को मानना अथवा ना मानना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो। सीधा सीधा अर्थ है कि राज्य क्या करेगा, एक आदर्श नगर की, आदर्श शहर की स्थापना करेगा जिसमें बच्चों को स्किल का विकास हो, उसके व्यक्तित्व का विकास हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसा राज्य वातावरण उपलब्ध कराएगा पूरे राज्य में कि बच्चों का क्या हो, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक बहुमुखी विकास हो उससे, ठीक है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है, चलिए अनुच्छेद 39A की भी चर्चा करते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। समान न्याय मतलब कोई भी, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो या गैर सरकारी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति को क्या होगा, कानून के समक्ष समान होगा और सभी को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी। अर्थात सरकारी सेवाओं पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचता है तो चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि वर्तमान की स्थिति ऐसी नहीं है। आप लोग देखते हैं कि कोरोना के समय में जैसे ही कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है तो ऑक्सीजन की समस्या है, इंजेक्शन की समस्या है, कालाबाजारी हो रही है। ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये बाध्य योग नहीं है। सीधा सीधा एक अर्थ आपको बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांठ बांध लेनी है कि एक चीज़ पूरी तरह से है कि ये क्या है, बाध्य योग नहीं है। अगर बाध्य योग होते तो क्या होता, एक आदर्श राज्य की, आदर्श स्टेट की क्या हो जाती, स्थापना हो जाती, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40 की चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में चर्चा करता है। अर्थात मैंने जब आप लोगों को 12 अनुसूचियाँ पढ़ाई थी तो 11वीं अनुसूची में बताया था कि ग्राम पंचायतों का गठन, और जिसमें कितने विषय थे, शायद 29 विषय से, देख लीजिएगा 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1994 में इसकी चर्चा की गई है, जो स्थानीय स्वशासन की बात करता है। और अनुच्छेद 40 की ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है। आपको शायद पता होगा कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके जो आधारशिला जो रखी थी महात्मा गांधी ने रखी थी, क्योंकि वह स्थानीय स्वशासन को क्या करते थे, लागू करना चाहते थे। ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व पूरे देश में हो और ग्राम पंचायत क्या करें, अपने लोकल क्षेत्रों का विकास करें। इस ऐसी धारणा किसकी थी, महात्मा गांधी थी। इसके इतर भीमराव अम्बेडकर जी इसका विरोध करते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय थी, अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय थी। तो आपको ये समितियां याद रखनी है कि अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति, लक्ष्मीवल सिंघवी समिति, इन सभी समितियों का संबंध किससे है, स्थानीय स्वशासन से है। तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 41, राज्य सभी को काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। सीधा सीधा अर्थ है, काम, शिक्षा और लोक सहायता। लोक सहायता का अर्थ है सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, और काम उपलब्ध कराएगा, और शिक्षा के समान अवसर सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुच्छेद 42 की चर्चा करते हैं। काम की न्याय संगत और मनोवचित सहायता या दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। तो अनुच्छेद 42 में 50वां बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रसूति सहायता का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, 41, 42, 40। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि प्रसूति सहायता सीधे सीधे अनुच्छेद 42 में है। इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। काम की न्याय संगत मतलब आप जो काम सही तरीके से और ईमानदारी से कर रहे हैं, और उसकी मनोवचित दशा अर्थात उसके विषय में जो आपको मजदूरी और उसके एवज में जो पैसा प्रदान किया जा रहा है वो क्या होगा, न्याय संगत होगा, अर्थात समान होगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अर्थात अनुच्छेद 42 किसके विषय में चर्चा करता है, प्रसूति सहायता के विषय में चर्चा करता है। चलिए अनुच्छेद 43 पढ़ते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी निर्वाह मजदूरी। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोगों को क्या कहते हैं कि 35 रुपये में घर का खर्चा चलाना है, 30 रुपये में जो व्यक्ति प्रतिदिन कमाता है, 50 रुपये प्रतिदिन कमाता है, तो वो गरीब नहीं है। आप लोग जानते हैं कि महंगाई का कितना तेज़ आलम, बहुत तेज़ी से चरमोत्कर्ष पर है लंबाई, महंगाई क्या है, चरमोत्कर्ष पर है। ऐसे में क्या है, सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, खाना पीना चलाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ क्या है, निर्वाह मजदूरी। तो जैसे आप लोग गवर्नमेंट अधिकारियों की जो सैलरीज या बड़े बड़े मंत्री विधायकों की सैलरीज बढ़ा है, उसी प्रकार क्या है मजदूरों की भी जो मजदूरों का भी वेतन है वो भी बढ़ाना चाहिए। मजदूरों की जो प्रतिदिन की कमाई है उसमें भी वृद्धि करनी चाहिए। तो क्या कहें, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी में वृद्धि की जाए, कि जिससे उनका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। कम से कम 2 वक्त का खाना और पोषण उन्हें क्या कर मिल सके, पोषण उन्हें मिल सके। एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात की गई। कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग हैं, तम्बाकू उद्योग, बीड़ी उद्योग, ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने की है। जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएं। कम से कम इतना वेतन, इतना पैसा तो मजदूरों को कम से कम कंपनी में काम करने वाले लोगों को दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन स्तर सही ढंग से जी सकें। 2 वक्त का खाना, उन्हें पर्याप्त पोषण उनके बच्चों को मिल सके, पर्याप्त शिक्षा मिल सके। नहीं तो गरीबी, प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोगों ने उत्पन्न कर दी है, छिपी हुई बेरोजगारी आपने उत्पन्न कर दी है। महंगाई, आप लोग दौड़ती हुई महंगाई में चल रहे हैं कि भागती हुई महंगाई में आप लोग चल रहे हैं। तो ये महंगाई की वजह से कम इतना वेतन उपलब्ध कराया जाए जिससे उनका क्या हो, जीवन स्तर सुधर सके। अनुच्छेद 43A की चर्चा करते हैं। राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। राज्य क्या करेगा, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अब इसका अर्थ क्या है,
राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, अगर वह लंबे समय से काम कर रहा है तो सीधा सीधा अर्थ है कि उसका क्या एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाए, उसकी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें भी उसे हटाया ना जाए। जैसे कोरोना का समय है, आप लोगों ने क्या किया, जैसे लॉकडाउन लगा सभी मजदूर कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति वापस लौटे, और वापस लौटने के बाद क्या किया, आपने उन्हें फायर कर दिया, मतलब हटा दिया। तो अब वो दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए उन्हें महीनों दूसरी जगह जाकर पलायन करके क्या करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगा। उतने दिन तक उनका रोजगार कैसे चलेगा। तो सीधे सीधे कहा गया है कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, कम से कम उन्हें कंपनी से हटाया ना जाए। 43वीं जो 97वें संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया है, 2000, जिसमें राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। सहकारी संस्थाओं का अर्थ क्या है, सहकारी संस्थाओं का अर्थ है कि आप लोग एक संघ बनाएंगे और संघ में सभी व्यक्ति के समूह के रूप में जुड़ेंगे और जिससे आर्थिक लाभ मिलेगा, सामाजिक लाभ मिलेगा, सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे आप क्या करेंगे, स्वेच्छा से सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। सहकारी संस्थाओं का अर्थ होता है आप लोग क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे जिससे आपको क्या हो, सहयोग की भावना का विकास होगा। किसका, सहयोग की भावना का विकास होगा, जिस सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। अनुच्छेद 44 की चर्चा करते हैं। थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, लेकिन आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और नोट्स तैयार करते जाएं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि आज कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो व्यक्ति इसका सदुपयोग कर लेगा वही व्यक्ति एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा। क्योंकि ये समय जो है किसी का व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो व्यक्ति पढ़ने वाला होगा वही पढ़ेगा। इसलिए कॉपी पेन लेके नोट्स ज़रूर तैयार करते जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता की स्थापना करना। समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है, अर्थात नागरिक संहिता का सीधे सीधे अर्थ है पंथ निरपेक्ष कानून। अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, जो भी कानून होगा धर्म का कानून होगा, पंथ निरपेक्ष कानून होगा, सभी के लिए समान होगा। अर्थात अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं किए जाएंगे, अलग अलग कानून नहीं बनाए जाएंगे। नागरिक संहिता का अर्थ समझ में आया कि सभी का है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी के लिए पंथ निरपेक्ष जो कानून होगा, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा, सभी के लिए एक ही कानून होगा। अर्थात समान नागरिक संहिता की स्थापना राज्य करेगा, लेकिन इसके लिए बाध्य योग नहीं। अनुच्छेद 45 में आते हैं। किसमें, अनुच्छेद 45 की चर्चा और करेंगे। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, बाल्यपन और देखभाल की व्यवस्था करेगा। जब मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 21A पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया गया, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि इसके जो संविधान समीक्षा आयोग बना और एम.एन. वेंकट चलैया समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया है, बाल्यपन और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन आज भी ऐसी स्थिति है कि क्या है, बच्चों को माता पिता जो लिटरेसी चरम पर है, माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते, खासकर लड़कियों की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और क्या है, अब अपना पूरा समय पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि आज कुर्बान करके भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। अगर आप बाद में सोचेंगे कि आज से 5 साल बाद आप सोचेंगे कि अब कुर्बान कर दी जाए अपनी नींदें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज जो है, आज अपना टाइम पूरा पढ़ाई में लगाइए, आज कुर्बान कर दीजिए, सीधे सीधे आपका भविष्य का निर्माण हो जाएगा। अगर आपको नीति निर्देशक तत्व का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कल इसका अगला पार्ट आएगा, जिसमें हम अनुच्छेद 46, 47, 48, 52 और 51 की चर्चा करेंगे। आपको अगर नीति निर्देशक तत्व पसंद आए हैं तो आप RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और घर पर रहें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।